नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। 21 मार्च से हिरासत में रह रहे अरविंद केजरीवाल क्या आज छूटेंगे? आज इस पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या फिर गैर कानूनी थी। क्या अरविंद केजरीवाल को महीने भर से ऊपर यूं ही जेल में रखा गया? यूं ही ईडी ने उन पर इतना बड़ा फैसला ले लिया? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया? क्या इस सब के पीछे उन्हें चुनाव से दूर रखने की साजिश थी? बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में कल से चर्चा चल ही रही है। आपने देखा कि कल भी अरविंद केजरीवाल के मामले पर उन्होंने खुद चुनौती दी कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और मुझे बेवजह गिरफ्तार किया गया। चुनाव के पहले जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो गलत है। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई कर रही है। कल काफी देर बहस चली, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। फैसला कल भी नहीं आया और आज भी इस पर सुनवाई चल रही है। लंच के पहले तक जो सुनवाई हुई उस बारे में आपने डीवी लाइव पर देखा ही, और अभी फिर लंच हो चुका है शायद कोर्ट का। थोड़ी देर में पीठ फिर बैठेगी और फिर इस मामले पर क्या कुछ होगा इस पर हमारी निगाह बनी हुई है और आज इसी मामले पर हम खरी खरी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अमरेंदु जी, कल से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से उनकी टाइमिंग कि ईडी ने आखिर यही वक्त क्यों चुना, और इस वक्त जबकि हमें देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब चुनावी मैदान में भी कूद पड़ी हैं। मतलब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अब वो प्रचार के लिए सीधे सीधे जनता के बीच जा रही हैं। रोज उनके दिल्ली में अलग अलग जगह पे रोड शो हो रहे हैं और जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है, लोग ये बोल रहे हैं कि आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो 100 केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में, जो सुनीता केजरीवाल के बाहर आने से खुश तो हैं ही, और उन सबको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आपके साथ और आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ईडी ने कोई खेल खेला है, बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ क्या माहौल बनता आप देख रहे हैं अमलेंदु जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आतिशी हो चाहे सुनीता केजरीवाल हो, ये महिलाएं जिस तरह से लोगों के बीच जा रही हैं, जैसे रोड शो हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि एक और तो ये अदालत की जो सुनवाई है इसको हम देखेंगे कि अब लंच के बाद इस पर क्या फैसला आता है और ये सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ती है, जिसमें ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो फिर कैसे चुनाव बदल जाएगा, ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन इस समय सुनीता केजरीवाल को लेकर जो माहौल बन रहा है, और इससे क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए सहानुभूति बढ़ती जा रही है दिल्ली में? अमलेंदु जी। तो पे मित्रा जी, आम आदमी के लिए सहानुभूति बढ़ती जा रही है। सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से मैदान में उतरी हैं और उन्होंने रोड शो किया, जनता से सीधा सीधा संपर्क किया, तो उनके प्रति एक कहा जाए कि वो सहानुभूति तो निश्चित तौर पर बढ़ती जा रही है। दूसरा, ये लोगों को ये भी समझ में आने लगा है कि किस तरीके से इस सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बिना कोई मामला होते हुए जेल भेजा है, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा यानी एक राजनीतिक विद्वेष के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि मुझको 5 साल और दे दो फिर सारे नेता जेल में होंगे, जो जिस तरीके से कह रहे हैं, उससे एक संदेश ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सारे विपक्ष को जेल में भेज करके और किसी तरीके से सत्ता जो है हथियाना चाहते हैं, और इसी के तहत जो है वो ये कार्रवाइयाँ सब की गई हैं विपक्षी नेताओं पर, जिस तरीके से ऊपर कार्रवाई की गई है। ये संदेश अब जनता के बीच जा रहा है। आम आदमी ये समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से विपक्ष के लोगों के ऊपर हमलावर है, ये संदेश आम आदमी के बीच जाना शुरू हो गया है। कुल मिला के समझता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है, लगभग 1 घंटे की सुनवाई होगी, क्योंकि कल अभिषेक मनु सिंघवी से जब जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आपको कितनी देर और बहस करनी है, इस पर कितनी देर और बताना है, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 1 घंटे हमको इस पर चर्चा और करनी है। उसी के बाद सुनवाई जो थी वो स्थगित कर दी गई थी और कहा गया था कि अब इस पे मामले पे हम कल सुनवाई करेंगे। तो आज सुनवाई इस पे होनी है। हालांकि ये सुनवाई सुबह होनी थी, लेकिन सुबह चूंकि जो एएसजी राजू हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू, जो कि ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, वो पीएमएलए एक्ट के ही 2 अन्य मुकदमों में सुबह सुनवाई में उपस्थित थे।
उसके बाद जो न्यूज़ क्लिक का मामला चल रहा है जिसमें यूएपीए भी लगा हुआ है प्रवीण पुरकायस्थ के ऊपर, वो उस मामले में भी जो थे वो अपना पक्ष रख रहे थे। तो चूंकि 2 मामलों में लगातार थे तो इस मामले में उपस्थित नहीं हो पाए। अब लंच के बाद जब बेंच बैठेगी, बेंच असेंबल होगी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की, उस बेंच के सामने फिर जस्टिस उसके एएसजी जो है एसवी राजू वो उपस्थित होंगे और अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे, जो कि कल जहाँ से छोड़ा था उसके आगे वहाँ जो है उनकी बात सुनी जाएगी। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल, कल जब अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें बहुत जबरदस्त कही थी। जैसे उन्होंने कहा था कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो या तो उसके पास पर्याप्त सबूत है या फिर कोई ऐसा आधार जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये बड़ी अजीब बात है। जी आप कुछ बोल रहे हैं? बेंच बैठ गई है और एएसजी राजू पहुंच गए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच गए हैं और बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जो हैं ये भी बैठ गए हैं, बेंच में बैठ गए हैं। सुनवाई शुरू होने वाली है। ये एक ब्रेकिंग दिन। जी बिल्कुल, कल से जिस बात का इंतजार था वो सुनवाई अब शुरू होने वाली है। और कल अभिषेक मनु सिंघवी ने ये जो दलीलें दी कि जो जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो 7 से 8 महीने पुराने थे, यानी उनके खिलाफ कोई ताजा बयान नहीं आया था और पुराने बयानों के आधार पर चुनाव से ठीक पहले ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 2022 का मामला था, लेकिन तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई और अचानक गिरफ्तार किया। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा था कि वो कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी नहीं जो फ्लाइट पकड़कर भाग जाएंगे। और अभी भागने का एक मामला हमने देखा कि किस तरह से जेडीएस का सांसद जो है वो भाग गया। तो ये जो भागने वाली बात है, जिसको रोकना चाहिए था उसको तो सरकार रोक नहीं पाई। और अब पवन खेड़ा ने भी ये सवाल उठाया है, पीएम मोदी पर सवाल उठाया है कि क्या उन्हें ये पता नहीं था कि वो ऐसे मामलों में लिप्त है? अगर लिप्त था तो फिर उसके लिए उन्होंने वोट क्यों मांगे? और अगर उन्हें पता था तो फिर उन्होंने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी एक और बोल रहे हैं कि हम भ्रष्ट नेताओं को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल में डालेंगे। और कायदे से जिनको जेल में होना चाहिए था, जिनके खिलाफ मामले दिख रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत दिख रहा है, वो आदमी देश छोड़कर भाग जा रहा है। और एक ऐसे आदमी को जिसके खिलाफ आपने कोई सबूत आज तक पेश नहीं कर पाए, कोई आपने उसके खिलाफ कोई ठोस आधार ईडी नहीं दे पाई, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अभी वहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अमलेंदु जी बता रहे हैं। अमलेंदु जी, कोई और ताजा अपडेट है आपके पास, या तो फिर आप मुझे ये बताइए कि जो प्रज्वल रेवन्ना वाली जो बात मैं कर रही हूँ कि जिसको रोकना चाहिए था, अमित शाह बोल रहे हैं कि कर्नाटक का ये मामला है और कानून व्यवस्था वहां की राज्य सरकार का जिम्मा, यानी वो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल रहे हैं। क्या ये बीजेपी की बेईमानी जनता को दिख नहीं रही अमलेंदु जी? ये निश्चित तौर पे बेईमानी जनता को दिख रही है, चूंकि हवाई अड्डे जो हैं वो स्टेट पुलिस के पास नहीं होते हैं। सबको मालूम है कि वहाँ सेंट्रल की फोर्सेस होती हैं, उनके जिम्मे होते हैं। इमिग्रेशन जो है वो सेंट्रल के पास है, सेंट्रल का अपना एविएशन डिपार्टमेंट है जिसके कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके पास है। वो हवाई उड्डयन मंत्रालय जो है उनके पास है। तो सबको मालूम है कि किसके पास होता है। पुलिस जो है वहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकती। जो काम था कर्नाटक की सरकार का, उसने एसआईटी बनाई और जैसे ही एसआईटी बनी वैसे ही वो भाग गया। एसआईटी तुरंत बनते ही जो एकदम से वारंट इशू नहीं हो जाएगा। एसआईटी बनी, एसआईटी की जैसी घोषणा हुई वैसे ही भाग गया। इसको भागने से रोकना प्रधानमंत्री का काम था, चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर उपस्थित था। प्रधानमंत्री कह रहे थे इसको गया एक एक वोट जो है वो प्रधानमंत्री को खुद को मजबूत करेगा। तो प्रज्वल रेवन्ना के सारे जो एक तरीके से कहा जाए कुकर्म है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी बराबर की शरीक है, ये सवाल उठते हैं। हालांकि जो है अपने मुद्दे पे आते हैं जो अब इस समय हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। शर्मिष्ठा जी, केजरीवाल के मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सिंघवी जो है अभिषेक मनु सिंघवी वो केजरीवाल की तरफ से अपने तर्क रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं संदर्भ और परिस्थितियां दिखाऊंगा जिसमें बयानों के गवाह जो थे वो दर्ज किए गए थे, तब मैं गिरफ्तारी आदि की आवश्यकता पर कानून बताऊंगा कि गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 नाम लिए थे कि पिता जो है मुंगटा, उनके पुत्र राघव मुंगटा, शरद रेड्डी, वो अपने चार्ट का उल्लेख करते हैं कि ये 5 नाम हमने बताए थे कि देखिए किन परिस्थितियों में इनके बयान लिए गए और क्या प्रलोभन जो है वो इनको दिए गए। ये अभी बताया है अभिषेक मनु सिंघवी ने माननीय उच्चतम न्यायालय को। शर्मिष्ठा जी जी बहुत अभी कल से जो अभिषेक मनु सिंघवी जिस बात पर लगे हुए हैं, आज भी वो उन्हीं दलीलों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कि उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अब ये देखना होगा कि ईडी इस स्टैंड के सामने कितना टिक पाती है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा है कि मैं आपको वो सारे संदर्भ और सारी परिस्थितियां यानी कंटेक्स्ट और सर्कमस्टेंसेस सब बताऊंगा जिसमें इन गवाहों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं।
गौर करिए इस बात पर कि किन संदर्भ और परिस्थितियों में इन गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, इसको अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं, क्योंकि तभी गिरफ्तारी जो हुई है ईडी ने, सवाल यही उठ रहा है कि सितंबर 2022 का मामला, तो आप आकर 2024 में, वो भी चुनाव के पहले, जब चुनाव की घोषणा हो गई, तब आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया। सारा सवाल इसी पर था कि अगर उनकी कोई लिप्तता इसमें थी, अगर वो किसी तरह से इस केस में शराब घोटाले में भागीदार थे, अगर उन्होंने कोई पैसा लिया, अगर ईडी के पास कोई मनी ट्रेल का सबूत है, तो फिर इसको 2022 से लेकर 2024 के बीच ही क्यों नहीं उनको कभी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रही थी, गिरफ्तार नहीं कर रही थी। गिरफ्तार तब किया जबकि चुनाव होने वाले थे, और जिन गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया, अब उसी पर अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं। उन्होंने फिर से वही 5 नाम गिनाए जो पहले भी वो दे रहे हैं। राघव मंगूटा, उनके पिता मंगूटा, और एक शरद रेड्डी, और इस तरह से कुछ और नाम भी हैं जिनके वो उनके पास एक चार्ट है अभिषेक मनु सिंघवी के पास अदालत में, जब वो दोनों माननीय न्यायाधीशों के सामने उस चार्ट को वो पेश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इन गवाहों ने बयान दिए, किन परिस्थितियों में दिए, किन संदर्भों में दिए, और उसके बाद वो सारी बातें रख रहे हैं। और कुछ है अमलेंदु जी आपके पास इस मामले में? जी हाँ, ये है। उसके बाद फिर जो है बताते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की जो MSR यानी राघव मंगूटा के पिता जो हैं, वो पहले जो उस समय YSR कांग्रेस के सांसद थे, और अपने बेटे को जमानत के बदले उनको बयान देने के लिए मजबूर किया गया। और ये बताया उन्होंने कि राघव को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मार्च 23 में उनके पिता ने कहा, यानी MSR ने कहा, जो उस समय YSR कांग्रेस के सांसद थे, कि वे धर्मार्थ भूमि उद्देश्यों के लिए दिल्ली में याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल से मिले थे। और MSR का बयान करते हुए सिंघवी ने कहा कि मैं दिल्ली शराब नीति के संदर्भ में केजरीवाल से नहीं मिला। यानी कि MSR का बयान जो है वो ये है कि वो शराब नीति के मामले में केजरीवाल से नहीं मिले थे, बल्कि धर्मार्थ भूमि के मामले में केजरीवाल से मिले थे। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों के साथ अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची दी गई है। तो सिंघवी ने कहा कि नहीं दी गई है, शिकायत के साथ जो है वो सूची दी गई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिषेक मनु सिंह भी लगातार वो सारे बयान बता रहे हैं जो राघव मंगूटा के पिता ने दिया है। राघव मंगूटा के पिता MSR, जो कि YSR कांग्रेस के विधायक थे या सांसद थे अमलेंदु जी? जी, YSR कांग्रेस के सांसद थे उस समय, और YSR कांग्रेस के सांसद थे। जी। और उनका ये कहना है कि मैं शराब नीति के संदर्भ में नहीं मिला अरविंद केजरीवाल से, बल्कि मैं उनसे धर्मार्थ भूमि के सिलसिले में मिला। मतलब यह है कि उनकी मुलाकात तो हुई, लेकिन इस सिलसिले में नहीं हुई जिस सिलसिले में उनके बयान के आधार पर अभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ा मामला है जिसे सिंघवी ने अभी पेश किया है, और इसका जवाब ईडी किस तरह से देगी ये हमको देखना होगा। इस बीच हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ जो है वो सुनवाई कर रही है। लंच के बाद आज इस सुनवाई को शुरू किया गया, कि कल तक जहां तक सुनवाई हुई थी उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा था कि मुझे कम से कम 1 घंटा और चाहिए अपनी बातों को समझाने के लिए, और PMLA को कि जो धाराएं हैं उसके बारे में, कि किस तरह से उन धाराओं के तहत अगर उनको गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, बाकी मामले तो छोड़ दीजिए कि उनको इतने दिन तक कहां रखा गया, क्यों रखा गया, किस तरह से रखा गया, और जेल में उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं अमलेंदु जी। और अभी एक मामला ये भी आया था जब सुनीता केजरीवाल ने ये कहा कि क्या आप उन्हें 10 साल तक जेल में रखेंगे, और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही थी कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। ये आरोप संजय सिंह ने भी लगाया, आतिशी ने भी लगाया, सुनीता केजरीवाल ने भी लगाया कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, लेकिन बाद में फिर उन्हें इंसुलिन दी गई। और इस मामले में भी अमित शाह ने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया तो उनका ये कहना था कि भाई तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, मेरे पास अगर कोई ऐसी शिकायत आई तो मैं जरूर देखूंगा, लेकिन अभी तो ये उन्हीं का काम है कि वो उनकी चिंता वो करें। ये इस तरह से कुछ अमित शाह का बयान था। अमित शाह इस तरह से बार बार जो पल्ला झाड़ रहे हैं अमलेंदु जी, क्या ये लग रहा है कि मामला डगमगा रहा है अब ईडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? निश्चित तौर पर शर्मिष्ठा जी, ईडी और बीजेपी दोनों के लिए मामला डगमगा रहा है। और अभी जो अदालत में बहस चल रही है उसमें कुल मिलाकर के जो है मामला जो आ रहा है उसमें ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से मामला फंसा हुआ है, और ये ईडी जो है वहाँ फंसती हुई नजर आ रही है। शर्मिष्ठा जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उनसे, जज साहब से, कि मेरे पास कोई अविश्वसनीय दस्तावेज जो है, मतलब उनके पास कोई मेरी पहुँच नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ धारा 19 PMLA एक्ट की जो है मैं उस पर टिका हुआ हूँ। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, आपकी राय
नहीं है, मेरी भी राय नहीं है। परीक्षण जो है वो वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर, अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है कुल मिला के। फिर सिंघवी ने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ इसी पर टिका हुआ हूँ। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा आप काफ़ी हद तक सही हैं। यदि कब्जे में मौजूद सामग्री को नज़रअंदाज किया गया तो उद्देश्य मानदंड में विफलता होगी। यानी कि अगर कब्जे में जो सामग्री है उस पर बात नहीं की गई तो फिर इसका उद्देश्य जो है उसकी विफलता साबित होगी। इसका मतलब अभिषेक मनु सिंघवी साहब आप जो है वो एकदम ठीक जो है वो नज़र आ रहे हैं सुमित्रा जी। जी जी जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जस्टिस खन्ना जो है या जो पीठ है वो इस समय अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुन रही है और जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है उससे ऐसा उम्मीद बन रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई राहत आ सकती है। फिलहाल तो हमको ये देखना होगा क्योंकि सुनवाई चल रही है। अभी ईडी की ओर से भी ये देखना होगा कि राजू जो है वो क्या अपनी दलीलें पेश करते हैं। लेकिन इस बीच जो चल रहा है उसमें ये एक चीज ये भी है कि जस्टिस खन्ना ने भी पूछा कि ये जो आई थिंक विजय मदन लाल से समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने शायद एक और ये गवाह हैं उनके बयान को भी उनका हवाला ये दे रहे हैं। और यहाँ पर सिंघवी ने भी कहा है कि हम ये एंटी लिबर्टी ये जो पीएमएलए की सेक्शन 19 की धारा का हवाला देते हुए सिंघवी अपने दलीलें रख रहे हैं। तो कुल मिला के अभी इस समय अदालत में लगातार दलीलें चल रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं और उन्होंने कल भी जो दलीलें दी, उसके पहले भी जो दलीलें पेश की गई थी उसमें भी ये सब उन्होंने ये कहा था, बार बार इस बात को उठाया था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बीजेपी नहीं देना चाहती और इसके लिए ईडी को जरिया बनाया गया है और इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस तरह से गिरफ्तार किया गया ताकि वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए। और अभी हम देख रहे हैं अमलेंदु जी की पहले 23 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया, 1 अप्रैल को उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई और अब अरविंद केजरीवाल 7 मई तक, मतलब अभी तीसरा चरण होना है। 2 चरण चुनाव के ऐसे ही निकल गए। हालांकि दिल्ली में अभी चुनाव नहीं हुआ लेकिन फिर भी 2 चरण निकल गए चुनाव के और तीसरा चरण है 7 मई को और 7 मई ही अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी न्यायिक हिरासत की जो मियाद बढ़ाई गई है वो 7 मई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस तरह से रोक कर क्या बीजेपी को कोई फायदा हो पाएगा या फिर उसके लिए ये चीज बैकफायर कर जाएगी, उसे और नुकसान होगा? क्योंकि जितना केजरीवाल जेल में जितने दिन बने रहेंगे उतना ज्यादा चर्चाओं में बने रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि संजय सिंह भी जब छूट कर आए तो फिर उन्होंने जिस तरह से पूरा माहौल बनाया और अब पूरे देश में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कर रहे। और इस बीच इंडिया गठबंधन की भी जो 2-3 रैलियां हुई उसमें अरविंद केजरीवाल की जो सलाखों के पीछे वाली तस्वीर, हेमंत सोरेन की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर, हेमंत सोरेन की पत्नी उधर चुनावी मैदान में है, इधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है प्रचार के लिए उतर चुकी हैं। इंडिया गठबंधन की रैलियों में उन दोनों के लिए कुर्सियां खाली रखी जा रही हैं। तो इंडिया गठबंधन ने, और खबरें भी यही आ रही हैं कि 2 चरणों में इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से आगे बढ़ा है। बीजेपी को इसका नुकसान हुआ है और बीजेपी को क्या देख रहे हैं पीएम मोदी के भाषणों में जो जाहिर हो रही है हताशा और जिस तरह से अब उनके बयान बदलते जा रहे हैं, बयानों का ट्रैक जो है वो बदलते जा रहा है, वो लगातार अपनी बातों को घुमाते जा रहे हैं। तो इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल का जो मामला चल रहा है, क्या इसमें आपको लगता है कि अब चुनाव पर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है अगले चरण के लिए? क्या लगता है अमरेंदु जी आपको? देखिए सविता जी, एक तो अगले चरण के लिए चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है और गुजरात में जो है वो चुनाव है और तब तक जो है 2 सीटें पर वहाँ लड़ रही थी आम आदमी पार्टी। तो कुल मिला के अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन दिया गया उसने इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया और एक तरीके से खुला चैलेंज जो था बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलीला मैदान की रैली से इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया और कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी सारे दल जो थे वो एकजुट ज़बरदस्त तरीके से हो गए। तो ये कुल मिलाकर के बूमरैंग करता हुआ बीजेपी के लिए दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से मामला बीजेपी के लिए बूमरैंग करता है शर्मिष्ठा जी, और ये बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे चित्र लगा करके जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, उन पोस्टर्स से लोगों को एक तो बात समझ में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कुल मिलाकर के मतलब मोदी सरकार ने जो है वो नाइंसाफ़ी की है और ज़बरदस्ती जेल में डाला गया है। ये एक तरीके से संदेश जनता के बीच में लगातार जा रहा है शर्मिष्ठा जी, और ये बीजेपी के लिए जो है कुल मिला के उल्टा जो है वो बूमरैंग कर सकता है। हालांकि अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है अपने तर्क अदालत में रख रहे हैं, वो उन्होंने एमएसआर के बयान को कोट करते हुए फिर कहा कि बेटे के लगातार जेल में रहने के कारण आखिर पिता टूट गए और बेटे की जमानत पर अनापत्ति लेने के लिए
एमएसआर ने 16 और 17 जुलाई को केजरीवाल को फंसाने के लिए ये बयान दिया था, जो कि जिसको आधार बनाया है एक तरीके से ईडी ने। फिर सिंघवी कहते हैं ये पहले के बयान का खंडन करता है। अगले ही दिन राघव को जमानत मिली, यानी जो एमएसआर का बयान था जो उन्होंने बाद में बदला है जाकर के, उस बयान का फिर उन्होंने अगले दिन खंडन किया, और जैसे ही खंडन किया उसके अगले दिन ही जो थे उसको राघव मंगुटा को यानी एमएसआर के बेटे को जमानत मिल गई और ईडी ने उनकी रियायत दे दी। फिर वो पूछते हैं कि इतनी उदारता क्यों, और 10 अगस्त को अंतिम जमानत थी उनकी, वो पूर्ण जमानत में बदल दी गई। यानी कि ये एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके जो था वो एमएसआर से बयान दिलवाया गया, जो कि उस समय वाईएसआर कांग्रेस के सांसद थे और इस समय जो है वो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं एमएसआर। सर मित्रा जी, मेरा ख्याल है टीडीपी के अब वो प्रत्याशी बन गए हैं, ऐसी खबरें थी कि वो टीडीपी के प्रत्याशी बन गए। जी, बहुत बड़ी खबर है इस समय की कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में ये कहा है कि 5 महीने लगातार, और लेकिन अपने बेटे के कारण एमएसआर जो है वो टूटे और राघव मंगुटा को जमानत दिलाने के लिए फिर उन्होंने अपना बयान बदला और 16 और 17 जुलाई को फिर उन्होंने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल पर फिर उन्होंने आरोप लगाए। यानी ये पूरा खेल जिस ओर इशारा कर रहा है बार बार कि सारी परिस्थितियां यही बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, इसके पीछे केवल ये कारण नहीं है कि शराब घोटाले में उनका नाम था, बल्कि यह है कि शराब घोटाले में उनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं किए, कुछ पेश नहीं कर पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं पेश कर पाई, बल्कि ये पता चला है कि जिन लोगों को जमानत मिली या जो सरकारी गवाह बन गए उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। ये बात तो सामने आई ही थी, लेकिन अब एक ये बड़ा खुलासा अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है कि 5 महीने की लगातार प्रक्रिया के बाद अभी राघव मंगुटा के जो पिता हैं एमएसआर, जो वाईएसआर के तब सांसद थे और अभी टीडीपी के सांसद मतलब प्रत्याशी हैं, वो टूट गए और उन्होंने फिर अपने बेटे को जमानत दिलवाने के लिए 16 और 17 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। और उस बयान को जो ईडी ने गिरफ्तार किया है उसके पीछे एक बड़ी साजिश ये दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह से कुछ गवाहों के बयान के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया। कल भी अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा था कि अभिषेक केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो 7 से 8 महीने पुराने बयान जो हैं उनके आधार पर है। राघव मंगुटा ने बयान दिया था कि सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राघव मंगुटा ने 4 बयान दिए थे और ये भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बयान मतलब उनका नाम सीबीआई के दस्तावेज में नहीं है, ईडी के भी 10 में पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद किस तरह से उनको कुछ लोगों के 7-8 लोगों के बयान जो हैं या 5 लोगों के और उनके आधार पर ही गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 साल पुराने मामले में ईडी के पास पर्याप्त समय था कि वो पूरी तफसील से जांच कर सकती थी, बहुत सारे गवाह ले सकती थी, उनके बयान दर्ज किए जा सकते थे। और संजय सिंह भी यही बोल रहे हैं कि कितने हजार पन्नों की चार्जशीट है, लेकिन उसमें कहीं भी तो कुछ इस तरह से नाम नहीं है उनका, फिर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? अमरेंदु जी, क्या इस सब के पीछे मतलब अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी जितनी दलीलें पेश कर रहे हैं उस मामले में देखिए, कल भी उन्होंने कहा था कि सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए थे, एक में भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। यानी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक भी डॉक्यूमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। 10 डॉक्यूमेंट थे, एक में भी उनका नाम नहीं। लेकिन उसके बाद 2024 मार्च में मतलब 3 महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने बयान दिए उसमें राघव मंगुटा, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली और एमएस रेड्डी, यानी जो एमएसआर जो है ये शायद राघव मंगुटा के पिता के बारे में बोल रहे हैं, और उनमें से किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात सामने नहीं आई थी। अमरेंदु जी, क्या कहेंगे? कोई और जानकारी आपके पास अभी कोर्ट में क्या चल रहा है? और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन जी। राजीव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। बिल्कुल आप जिसका इंतजार कर रहे थे वही चर्चा, यहां वही बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और उस बहस में सबसे बड़ी बात की लगातार धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातें रखते हुए इतनी सारी दलीलें यहां पेश कर रहे हैं। जिन दलीलों का खंडन किस ढंग से किया जाएगा ईडी की तरफ से वो देखना अभी बाकी है। लेकिन जो दलीलें अभी तक हमारे दोनों साथी अमलेंदु जी भी और सर्वमित्रा जी दोनों जो बातें आप
बात तक पहुंचा रहे थे, उसी बात को आगे हम बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कल 1 घंटे का समय मांगा था, उस 1 घंटे में यहां उन्होंने जिस तैयारी के साथ अब आज अपनी बातों को पेश कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जो अपनी बातें रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, हालांकि जस्टिस खन्ना कई बातों को वहां काटने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु जी, ये दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये दिखाई दे रहा है कि कई मामले में उन्होंने जो है वो काटने की कोशिश की। जैसे कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई इनका बयान जो है पहले का वो जो खंडन करता है, आखिरी बयान इनका पहले के बयान का खंडन करता है, और ईडी ने इनको इतनी रियायत दे दी कि उनको जमानत मिल जाती है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सामने भी कभी कभी ऐसी दलीलें दी जाती हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि ईडी का पूरा मामला जो वो 6-7 लोगों का है, मुझे गिरफ्तारी का आधार दिखाने दीजिए, कैसे मोंटा रेड्डी को मुझसे यानी केजरीवाल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना को अपनी बहस के दौरान बताया। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर जो सेक्शन 19 है उसका जिक्र भी बार बार आ रहा है, और सिंघवी कह रहे हैं कि मैं धारा 19 पर हूं, मेरे पास अविश्वसनीय दस्तावेजों तक पहुंच नहीं है। अविश्वसनीय दस्तावेज की बात यानी कि आपके पास अगर पूर्ण साक्ष्य हो तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन क्या पूर्ण साक्ष्य है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए आपके पास साक्ष्य हैं कि आपने गिरफ्तार किया? यह बात यहां रखते हुए सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी जो अपनी बात रख रहे हैं, हालांकि उनकी हर बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काटने की कोशिश यहां जस्टिस खन्ना जरूर कर रहे हैं, और अपनी बात भी रख रहे हैं जस्टिस खन्ना, और कह रहे हैं जस्टिस खन्ना कि हां ठीक है, वास्तविक तौर पे आप जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्टि की ओर ले जाती है ये बातें, यानी कि धारा 19 की बात, 19 की बात जो हो रही है, और जिसका जिक्र हम इससे पहले भी कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, जब हम इंतजार कर रहे थे कि ये चर्चा शुरू हुई कि नहीं हुई। दोस्तों आपको पता होगा तब भी हम इसकी बात कर रहे थे कि अभिषेक मनु सिंघवी बार बार 19 की तरफ लेके आ रहे हैं, और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 19 ये कहता है कि आप किसी की भी गिरफ्तारी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास साक्ष्य हो, यानी साक्ष्य अगर है तभी आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। यह बात वहां पे और वही बात रखते हुए यहां दिखाई दे रही है। क्या कुछ और है शर्मित्रा जी इसमें, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस, और इस केस से आगे निकलकर सबसे बड़ी बात की यहां पर अभी तक जो ईडी का खेल चलता रहा है, ईडी के मामले को चुनाव में तमाम विपक्षी दल भी उठाते रहे हैं, और ईडी, सीबीआई खासकर, लेकिन सीबीआई अभी गौण है, पीछे है ईडी का मामला, और हर किसी को जिसको भी ईडी बुलाती है उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लेती है। यहां सेक्शन 19 जो है वो कहता है कि आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सेक्शन 50 जो है वो कहता है, धारा 50 कहती है कि आप गिरफ्तार करने से पहले बताएंगे और लिखित कारण देंगे कि मैं आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं, और तत्काल धारा 50 के तहत आप बयान दर्ज करवाएंगे। ना आपने बयान दर्ज करवाया, ना ही लिखित में कुछ दिया, और ना ही आपके पास पूर्ण कोई ऐसा साक्ष्य है जो आप देने में अभी तक सफल रह पाए हैं। ये सारी बातें यहां रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, और क्या कुछ आगे हो रहा है शर्मित्रा जी? अभी राजीव जी, सिंघवी जो है वो फिर से अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी एमएसआर का, जिसका जिक्र उन्होंने पहले भी किया था कि किस तरह 5 महीने की लगातार सुनवाई, उसमें वो टूट गए। उनके बेटे जो थे राघव मगरूटा, और उनको जमानत चाहिए थी, और 5 महीने में वो टूट गए, और फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया 16-17 जुलाई को, और उसके बाद जो है राघव मगरूटा को जमानत मिली। ये दिख रहा है कि सिंघवी ने यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि बेटे को छुड़वाने के लिए या उन्हें जमानत मिल जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, क्योंकि इसके पहले सिंघवी ने ये बताया कि एमएसआर का ये कहना था कि मैं शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में कभी नहीं मिला, मैं धर्मार्थ भूमि के सिलसिले में या उस सिलसिले में उनसे मुलाकात मेरी हुई थी। इसका मतलब कि शराब नीति के मामले में उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बेटे को दबाव से मुक्त कराने के लिए, जमानत से मुक्त कराने के लिए, जमानत दिलवाने के लिए उन्होंने ये कहा। और अभी सिंघवी बता ही रहे थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एमएसआर वॉज इन मार्च, मतलब वो कुछ बोल ही रहे थे कि उन्हें फिर से बीच में टोक दिया गया है। और अब ये देखना होगा कि ये किसने टोका है, जस्टिस खन्ना ने टोका है या कि फिर ये राजू ने टोका है, और उसके बाद क्या होता है ये भी हमको देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस समय कोर्ट में एक गर्मागर्म बहस चल रही है, और कल की जो बहस है अभिषेक मनु सिंघवी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये 6-7 लोगों के बयानों के आधार पर ही वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, और सारा मामला यही है कि ये गिरफ्तारी ही गलत है, यानी अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया है। और ये बताया गया है कि किस तरह से मगरूटा रेड्डी जो है वो उनसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि उन्हें
केजरीवाल को फंसाना है। जी राजीव जी। बिल्कुल, मंगुटा रेड्डी मामला जो है यह बहुत मजेदार है। अलग अलग बातें आ रही है, अलग अलग नाम आप लोगों के बीच होंगे, लेकिन 6-7 लोगों की टीम और इन लोगों ने मिलकर कैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, ये सारी बातें यहां आ रही हैं। कह रहे हैं कि 17 जुलाई के बयान से ये साफ साफ यहां दिख रहा है, और जिस बयान को यहां बाहर रखा गया है, और ये सब कुछ अफवाह है। ये केजरीवाल के बारे में यहां पर केजरीवाल के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है, एक भी शब्द नहीं कहा गया है। मंगुटा रेड्डी जो है वो कह रहा है कि कविता ने उसे बताया, के कविता ने बताया। मंगुटा रेड्डी ये कह रहा है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया, और उन्होंने फिर उन्होंने अपने बेटे को बताया। देखिए क्या मजेदार है। मंगुटा कह रहा है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया, फिर उसने अपने बेटे को बता दिया। बेटे की मुलाकात के कविता से हुई, फिर धारा 3 PLM एक्ट के बारे में कुछ नहीं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं यहां पर, नथिंग अबाउट सेक्शन 3 PMLA एक्ट, ये मतलब आपको कोई और ने बताया, उसने अपने बाप को बता दिया, बाप ने अपने बेटे को बता दिया, बेटा जो है वो आकर के यहां पे बयान दे देता है, उसके बाद ईडी आकर के गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को। यही यहां बता रहे हैं कि MSR का पहला बयान मार्च में था जिसे अनदेखा किया गया। मार्च में पहला बयान था जिसे अनदेखा किया गया। ये सारी चीजें अमलेंदु जी एक अलग तरह का केस, इसीलिए पहले हाफ में भी मैं कह रहा था दोस्तों कि यह केस एक मजेदार इसलिए है क्योंकि जो बयान यहां रखे जा रहे हैं, इन बयानों के आधार पर यह केस जिसको खारिज करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, यह गिरफ्तारी ही इलीगल है, गैर कानूनी है। यह कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं कोई जमानत के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस केस को ही डिसमिस करवाने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वही इलीगल है, वही अवैध है, वही गैर कानूनी है। यहां और क्या कुछ है अमलेंदु जी? जी राजीव जी, अब सिंघवी ने कहा कि अब आते हैं जो बेटा है MSR का राघव मंगुटा, उसके ऊपर आते हैं। वो एक MP का बेटा है और इस समय एक जो खुद भी जो है वो एक उम्मीदवार है। तो जस्टिस खन्ना ने जो ASG राजू से उनसे कहा कि वो कह रहे हैं कि जिन ग्राउंड्स पे उनको गिरफ्तार किया गया है उसमें जो फैक्ट्स हैं जो आपके पक्ष में है, जिन फैक्ट्स के आधार पे आपने गिरफ्तार किया है, ये उनको बताने चाहिए थे। आप सही हो सकते हैं इस संबंध में, हम नहीं जानते कि आपके पास कोई सबूत है कि नहीं है। ये जस्टिस खन्ना ने ASG राजू से कहा है। राजीव जी, जी ये तो बहुत बड़ी बात है, इस पे क्या कुछ कहेंगे सरमित्रा जी? जी राजीव जी, अभी सिंघवी ने फिर उसके बाद अपनी और दलीलें वो पेश कर रहे हैं, और वो लगातार अभी उन्होंने ये बताया है कि वो किस तरह से राघव मंगुटा जो है वो MSR के जो बेटे हैं वो खुद एक सांसद रहे हैं और अभी वो खुद उम्मीदवार हैं। और उसके बाद अभी सिंघवी ने ये भी कहा है कि दे आर कंसील्ड एंड सप्रेस्ड बाय ईडी, मतलब उनको ईडी का उन पर दबाव है, ये वो बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 16 सितंबर 2022 के एक बयान का वो हवाला दे रहे हैं कि उस समय भी अरविंद केजरीवाल पर कोई एलिगेशन नहीं लगा, किसी तरह का उन पर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन और वो ये भी नहीं जानते कि वो इन सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन 5 महीने बाद इनको 11 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी राघव मंगुटा को। और राघव मंगुटा फिर 4 बयान देते हैं, और उसके बाद ही मतलब ये जो बयान है ये ईडी के पास होते हैं, और उसमें इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। यानी ये पूरा की वो 5-6 महीने पहले या 2022-23 में जितना सारी जांच हुई और ईडी जिस तरह से इन लोगों को इनके ऊपर जांच बना रही थी, तो ये कहीं ना कहीं दबाव बना रही थी, और उस दबाव का नतीजा ये हुआ कि चुनाव के ठीक पहले फिर अरविंद केजरीवाल को अभी गिरफ्तार किया गया। राजीव जी, बिल्कुल 16 सितंबर 2022 को केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं है। 16 सितंबर 2022 को केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं है, और यह कह रहे हैं सिंघवी। और 16 सितंबर 2022 को केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं। उनका कहना है कि मैं इन सभी लोगों को नहीं जानता, यानी जो पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं मैं इन सभी लोगों को नहीं जानता। 5 महीने बाद इस आदमी को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया जाता है, वो 4 बयान देता है, बयान पे बयान देता है, लेकिन उसके बाद मतलब 5 महीने बाद 11 फरवरी को, और ये आ जाता है 11 फरवरी 2023, और उसके बाद जुलाई 2023 को वो आखिरी बयान देता है जिस बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है। उसके बाद से आप 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इससे पहले 9 समन भेजते हैं, सीबीआई का समन भी आता है, सीबीआई की पेशी में वो उपस्थित भी होते हैं अरविंद केजरीवाल, और यहां समन का जवाब देते हैं। लेकिन उसी दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, उसी दिन में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी का कहना होता है
है कि हम गिरफ्तार नहीं करने जा रहे हैं, हम इनको पूछने के लिए बुला रहे हैं और ये नहीं आ रहे हैं। ये बातें होती हैं, इनकी याचिका खारिज हो जाती है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन आप 3 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सारी बातें यहां रखी गई हैं और इन्हीं दलीलों को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी उनको क्रॉस करते हुए जस्टिस खन्ना, लगातार जस्टिस खन्ना ही क्रॉस कर रहे हैं अमलेंदु जी। जी लगातार जस्टिस खन्ना ही क्रॉस कर रहे हैं और अभी जस्टिस दत्ता जो है वो कुछ नहीं बोले हैं कुल मिलाकर के, और अभी सिंघवी साहब जो वही अपनी बातें जो है वो रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मतलब फंसाने की अरविंद केजरीवाल को कोशिशें की गई हैं। और फिर वो बताते हैं कि अभियोजन पक्ष जो है यानी ईडी जो है उसने कोई शिकायत ना रख करके उसे छुपाया और दबाया बल्कि सारे मामले को, और शिकायत को जो लंबा कर दिया ताकि लंबा जो है अधिक समय तक ये मामला खींचे, इसके लिए जो है इन्होंने इतना लंबा लिया। फिर वो बताते हैं कि उन्हें जुलाई में अंतरिम जमानत मिल जाएगी। इसके बाद जो मतलब जब एमएसआर को ये कहा गया कि जुलाई में अग्रिम जमानत मिल जाएगी, उसके बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए एमएसआर ने जो अपना बयान बदला है। और फिर बताते हैं कि 26-27 जुलाई को वह यानी एमएसआर जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं, वैसे अपने पिता की पुष्टि करते हैं। इसके बाद उन्हें पूर्ण जमानत मिल जाती है, मतलब राघव मुंगटा को फिर पूरी जमानत मिल जाती है जब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे देते हैं। राजीव जी जी बिल्कुल, पूरी जमानत तब मिलती है 26 और 27 जुलाई 2023 को जब एमएसआर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं, उसके बाद उनको पूर्ण रूप से जमानत मिल जाती है। और ये सारी बातें कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और उसके बाद यहां पर जो किस्सा है वो दूसरी तरफ जाता है। किस्सा दूसरी तरफ जो है वो उस हिसाब से जाता है कि जैसे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके भी साल भर बाद, लगभग 9 महीने बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है 21 जुलाई को। आगे क्या कुछ है सरमित्रा जी इसमें? राजीव जी, अभी फिलहाल वही चल रहा है कि सिंघवी ने ये बताया है कि राघव मंगूटा को किस तरह से इंतरिम बेल मिली, और उसमें यह भी बताया है कि 26-27 जुलाई को ये जो अभी अमलेंदु जी ने जो जानकारी दी वही जानकारी है कि उनके फादर ने, मतलब इनके एमएसआर ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल को फंसाया। और अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो फंसाया है वो क्यों फंसाया है, क्योंकि पहले तो वो आप धर्मार्थ भूमि के मामले में उनसे मिले थे, आप शराब नीति के मामले में तो उनसे मिले नहीं थे। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि जब राघव मंगूटा खुद इस मामले में फंस गए, क्योंकि उनका संबंध कहीं ना कहीं के कविता से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो उनकी मुलाकात के कविता से हुई थी। यानी यहाँ पर सारा खेल जो है वो ये दिख रहा है कि ये भले इसमें हो सकता है कि कविता के ऊपर आरोप बनते हो, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को तो जानबूझकर फंसाया ही गया है, क्योंकि 26 और 27 जुलाई को उनके खिलाफ जानबूझकर कुछ आपत्तिजनक बयान दर्ज किए गए और उसके बाद उनको राघव मंगूटा को पूर्ण बेल जो है और जो मिली है। और ये पूरा बता रहे हैं कि अब जिस तरीके से एनडीए के ये प्रत्याशी बन गए हैं वापस, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे अगर ईडी सामने में दिख रही है तो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल है, वो पूरा नजर आ रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर अपने रास्ते से हटाना है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही नहीं अब गुजरात में भी बड़ी चुनौती बन गई है। और इसका इसीलिए अरविंद केजरीवाल को इस तरह से पूरा फंसाया गया है। ये अभिषेक मनु सिंघवी जो बातें अदालत के सामने उन्होंने रखी हैं, उनका अगर पड़ताल की जाए तो उससे यही समझ में आ रहा है राजीव जी कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से 7-8 जो महीने से जो चल रहे थे और बयान किस तरह से बदले गए। 4 बयानों में पहले कोई नाम नहीं आता, बाद में नाम आ जाता है, और फिर अपने बेटे को जमानत दिलवाने के लिए पिता किस तरह से बयान बदलता है, ये सब अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है। जी राजीव जी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि फिर मानसिक आघात से गुजरे, ये सब बताया गया। फिर पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की, फिर राजू के विभाग ने, राघव मुंगटा की पत्नी जो राजीव जी, उसने आत्महत्या की कोशिश की और मानसिक आघात हुआ और ईडी ने विरोध नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी ये जो है यही बोल रहे हैं कि ईडी ने विरोध नहीं किया। ईडी का जो डिपार्टमेंट राजू का, उन्होंने कहा मिस्टर राजू इज डिपार्टमेंट अपोज, तो इन्होंने कहा जस्टिस खन्ना ने कि राजू का विभाग मत कहिए, यानी राजू का डिपार्टमेंट मत कहिए। तो उन्होंने कहा, सिंघवी ने कहा कि उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं। बाद में जमानत का इन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को फंसाया था। यह साफ साफ, क्योंकि उसका यानी कि मंगूटा रेड्डी की जमानत का विरोध इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी केजरीवाल को फंसा दिया था, तो विरोध नहीं किया, उसको दे दिया, पूर्ण जमानत दे दी उसको। यही बात यहां रख रहे हैं। हालांकि एक बात समझ में आ रही है
कि यहाँ बहुत सारे मसले पे जस्टिस खन्ना जो हैं वो तुरंत अपोज कर दे रहे हैं। अमलेंदु जी 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 अपोज कर दे रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिसका मालूम है कि इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ जो राजीव जी जो सीक्वेंसेस जोड़ने की कोशिश की है और कहा उन्होंने सिंघवी ने कि भाई जब उसकी पत्नी मानसिक आघात से गुजरी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसने खुद की जान लेने की कोशिश की, तो ऐसे में आपके विभाग ने यानी ईडी ने जो है उसका उस समय विरोध किया। लेकिन जब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे देता है तब आप उसकी जमानत का विरोध नहीं करते। इसका मतलब कि फंसाने के लिए जो है आपने ये सब जो है किया है। और आपके पास अभी भी जो है धारा 3 जो है PML एक्ट की, उसके अंतर्गत आपके पास कोई कारण नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक बात और कह रहे हैं कि जो साउथ ब्लॉक है, ये कह रहे हैं सिंघवी जो है पॉइंटिंग उस ग्रुप की तरफ, राघव मंगूटा की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि दक्षिण जो पार्ट ऑफ साउथ ग्रुप जो जिसमें के कविता भी हैं, मंगूटा रेड्डी भी हैं और SR जो हैं MSR हैं, वो हैं, इन सब ये इससे खुलासा हुआ है कि उन्होंने अपने पिता और के कविता के बीच हुए समझौते के मुताबिक, देखिए यानी राघव मंगूटा जो है, उधर मंगूटा रेड्डी जो उनके पिता हैं, उनके और के कविता के बीच समझौते के मुताबिक 25 करोड़ रुपए नगद दिए। पिता के बयान से ये बात मिलती जुलती है, ये जो बात है वो मिलती जुलती है। ये दिए हैं 25 करोड़ रुपए। इसमें केजरीवाल से क्या संबंध? इसके अलावा धारा 3 PMLA पर भी कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन सेक्शन 3 PMLA। व्हाट इज द कनेक्शन विथ केजरीवाल इन दिस कि 25 करोड़ रुपए के कविता ने इनको दिए या के कविता को उसने दिए, जो भी लेन देन हुआ उसमें केजरीवाल से क्या संबंध है? आपने केजरीवाल को उनके बयान पर कैसे गिरफ्तार कर लिया है? यही बात कह रहे हैं सर्वमित्रा जी। जी जी बिल्कुल राजीव जी, सिंघवी यही कह रहे हैं। वहां इस बार उन्होंने जो साउथ ग्रुप यानी साउथ लॉबी हम इसको बोलने की, शराब घोटाला में एक पक्ष तो ये जो दिल्ली का है जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और दूसरा पक्ष जो है वो साउथ लॉबी है। और इस साउथ लॉबी का ही एक बड़ा रहस्योद्घाटन इन्होंने किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने, जिन्होंने ये बताया है कि राघव मंगूटा ने 25 करोड़ जो है वो कैश में दिए हैं अपने पिता और के कविता के बीच हुए समझौते के आधार पर। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे जिम्मेदारी तो बन रही है राघव मंगूटा की। इसमें केजरीवाल का नाम कहां से आ गया है, ये सवाल अब सिंघवी ने उठाया है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी का अब इस पर क्या जवाब आता है, या ईडी इस चीज को कैसे जस्टिफाई करती है कि जिस आदमी ने इतने 25 करोड़ का लेन देन कर लिया, उसके बयान के आधार पर आप केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं, वो भी तब जबकि उसको जमानत मिली और उसके पिता के बयान के आधार पर जमानत मिली। तो यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि जो साउथ लॉबी जो है इसका इस्तेमाल किया गया, इस पर दबाव बनाया गया और उस दबाव का इस्तेमाल किया गया है केजरीवाल को गिरफ्तार करने में राजीव जी। क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर ये कहा है कि इसका सेक्शन 3 PMLA के सेक्शन 3 से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बार बार PMLA की जो धाराएं हैं अलग अलग, उन पर भी अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट का ध्यान दिला रहे हैं। और कल उन्होंने यही कहा था कि मुझे इस पर बहस करने के लिए 1 घंटा चाहिए कम से कम, ताकि मैं अपनी दलीलें ठीक से, और कल भी उन्होंने ये सारी दलीलें पेश की थी, आज वो फिर इसको विस्तार से रख रहे हैं और इस विस्तार में अब बहुत नए नए खुलासे हो रहे हैं राजीव जी। विस्तार में बहुत नए नए खुलासे हो रहे हैं और हम इन खुलासों को आप तक हिंदी में, सरल हिंदी में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अंग्रेजी में दलीलें पेश की जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही शानदार केस, और इस केस में अरविंद केजरीवाल ने सीधी चुनौती दी है अपनी गिरफ्तारी को सीधे रूप से इलीगल यानी गैर कानूनी साबित करने की कोशिश, और उसके लिए इस केस में लड़ रहे हैं देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर एक दलीलें पेश कर रहे हैं। PLMA की धारा 3 का भी जिक्र अब हो रहा है। धारा 3 जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को, किसी साक्ष्य को मिटाकर किसी को फंसाने या कोई उसमें खुद फंसा हो, इन सारी चीजों का एक मिलाजुला सेक्शन है ये धारा 3। इसके तहत और यहां पूछ रहे हैं कि आखिर इसका यहां लेना देना क्या है, क्योंकि PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को
तो इसमें धारा 19 जो है वो साफ साफ कहता है कि इनकी गिरफ्तारी का कोई साक्ष्य होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य है? और यहां पर के कविता का जिक्र आ रहा है जो अभी गिरफ्त में है, उसके अलावा मंगुटा रेड्डी का आ रहा है, राघव रेड्डी का नाम आ रहा है, ये तमाम नाम आ रहे हैं। और ये तमाम नाम जो है बाप बेटे का जिक्र, बेटे ने बताया बाप को, बाप ने बताया के कविता को, के कविता ने बताया बेटे को। उसके बाद में फिर ये जो चौकड़ी है यानी कि दक्षिण लॉबी, जो साउथ लॉबी है, वो यहां पर क्या काम कर रही थी, और साउथ लॉबी में से किसी को आप तोड़ लेते हैं, उनको अपना अप्रूवर बना लेते हैं, सरकारी गवाह बना लेते हैं, और उसके बाद आप उस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कितना जायज है? ये बातें यहां रखते हुए यहां पर बहुत सारी बातें, और लेकिन उन बातों में सबसे बड़ी चीज जो है वो निकल के आ रही है कि ईडी यहां से क्या कुछ कहेगा, लेकिन ईडी को जो भी कहे उससे पहले ईडी के ऊपर एक प्रेशर तो बनता हुआ अमलेंदु जी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातों में ईडी से पहले जस्टिस खन्ना क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस खन्ना जैसे ईडी को यहां पर थोड़ा सा डिफेंड करते हुए, जो विद्वान जज हैं वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा ईडी आपके डिपार्टमेंट ने रोकने की, उसकी यानी मंगुटा रेड्डी की पत्नी जो है उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, वो मानसिक आघात उसके ऊपर पड़ा, ये सारी बातें, और आपके विभाग ने रोकने की कोशिश नहीं की, ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि मेरा विभाग, इनका विभाग यानी राजू का विभाग मत कहिए, राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, लेकिन वो चूंकि वहां पर उस विभाग की तरफ से आए हुए हैं। जब अगर अरविंद केजरीवाल के रूप में खड़े हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भी ईडी के रूप में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जस्टिस, जो विद्वान जज जस्टिस संजीव खन्ना बोल रहे हैं कि विभाग मत कहिए। चलिए, अच्छी बात है, विभाग मत कहिए, उन्होंने टोका। इन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो है, मतलब जो है उसको आप समझिए, मतलब कहने का यही है कि ईडी ने इनकी जमानत, वो भी पूर्ण जमानत की याचिका पर विरोध दाखिल नहीं किया। ईडी ने कोई विरोध नहीं जताई। आखिर क्यों नहीं जताई? ये एक बहुत बड़ी बात है। विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और जब विरोध आप नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि उसने आखिरी बयान जो दिया था वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था, इसलिए ये सारी बातें आ रही है। और क्या कुछ है आगे अमलेंदु जी? जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से पूछा कि क्या शिकायत दर्ज करने के लिए कोई विशेष समय सीमा तय है? इस पर जस्टिस खन्ना ने फिर पूछा आगे कि भाई गोवा चुनाव की तारीख क्या है और ये पॉलिसी कब तैयार की गई और कब क्रियान्वित की गई? तो सिंघवी ने बताया कि पॉलिसी के 1 साल से पहले यानी 2021 से पहले। तो इस पर राजू ने कहा कि 5/7/2021 को नीति को अंतिम रूप दिया गया, 14/2/22 को गोवा चुनाव। सिंघवी ने कहा कि नहीं, एलजी ने 20/5/2021 को मंजूरी दे दी। तो जस्टिस खन्ना ने कहा मंजूरी वगैरह एक बात है। फिर सिंघवी जो शरद रेड्डी के बयान की तरफ आते हैं राजीव जी। शरद रेड्डी का यहां देखिए पूरी साउथ लॉबी है, मंगुटा रेड्डी, शरद रेड्डी, फिर क्या नाम है, मंगुटा रेड्डी, राघव रेड्डी, ये दोनों बाप बेटे हैं, शरद हैं, ये सब हैं। तो ये साउथ लॉबी के कविता वहां फंसी हुई हैं, और इन सब की खिचड़ी में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंसे हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इस गिरफ्तारी के विरोध में वहां खड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है, यानी कानूनी है या गैर कानूनी है, अवैध है या वैध है, ये जानने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। और बहुत ही दिलचस्प केस है ये, दिलचस्प केस। जिनको भी कानूनी मामलों में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना दिलचस्प है, क्योंकि यहां अगर आज अरविंद केजरीवाल को यहां सफलता मिल जाती है तो ये तय मानिए इस देश में अभी जो एक नेक्सस चल रहा है उस पर लगाम लग जाएगा, ये तय मानिए। सर मित्रा जी, और क्या कुछ है जरा बताइए। अभी राजीव जी, अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो शरद रेड्डी को अब इस मामले में ले आए हैं, उनके उस पर अब वो चर्चा करेंगे। और मैं याद दिला दूं कि ये वही शरद रेड्डी हैं जो सरकारी गवाह बने, उनकी गवाही जो थी वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक बड़ा आधार थी। और ये शरद रेड्डी वही हैं जिनकी कंपनी ने, जब वो सरकारी गवाह बन गए और उसके बाद उनकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी को दिए, 55 करोड़ करीब रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं उन्होंने खरीदे, जो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में गए। तो यहाँ पर एक ये समझ में आ रहा है कि शरद रेड्डी का अब जो जिक्र होगा उसमें अभिषेक मनु सिंघवी और क्या दलीलें पेश करेंगे, क्योंकि राघव मंगुटा के मामले में तो ये दिख गया
कि बाप बेटे और के कविता के बीच, इन सब के बीच जो बातचीत हुई और उसमें 25 करोड़ का लेन देन हो गया, इसने उसको बताया, उसने इसको बताया और इनके समझौते के आधार पर 25 करोड़ दिए गए। और इनके बयान तभी आए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब राघव मंगूटा को जमानत चाहिए थी, मतलब उनको जमानत दिलवाने के लिए। फिर उनके पिता एमएसआर ने ये बयान बदला। एमएसआर आप टीडीपी के प्रत्याशी हो गए हैं, सांसद बन सकते हैं अगर टीडीपी जीतती है वहां से तो, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि इन सारे खेल में बीजेपी का हाथ कहीं ना कहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे बीजेपी ही नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का नाम सामने आ रहा है। और चाहे टीडीपी के ओर से अगर एमएसआर को अगर प्रत्याशी बनाया गया तो इसमें भी बीजेपी का हाथ नजर आता है, क्योंकि ये एमएसआर ही हैं जिनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और अभी देखना होगा कि सिंघवी जो हैं इस मामले में और क्या बोलते हैं। राजीव जी। बिल्कुल, सिंघवी इस मामले में और क्या कुछ कहते हैं। जैसे जस्टिस खन्ना ने बोला कि गोवा चुनाव की तारीख क्या है, ये जो रूल रेगुलेशन बने हैं वो कब तैयार किए गए, कब क्रियान्वित की गई, ये सारे सवाल वहां पर जस्टिस खन्ना ने पूछा। सिंघवी ने बोला कि पॉलिसी के 1 साल से पहले यानी 2021 में, गोवा का चुनाव 2021 में, और पॉलिसी जो है वो भी उसी समय बनाई गई थी। 2022 में गोवा का चुनाव हुआ, पॉलिसी 2021 में बनी थी, 1 साल पहले गोवा चुनाव से। हाँ, पॉलिसी 1 साल पहले बनी थी गोवा चुनाव से 2021 में, और चुनाव जो गोवा में हुआ था वो 14 फरवरी 2022 को हुआ था गोवा का चुनाव। यहां राजू कह रहे हैं 5/7/2021 को यह पॉलिसी बनाई गई थी, इसको अंतिम रूप दिया गया था। 5 जुलाई 2021 को लिकर पॉलिसी जो दिल्ली की थी उस पॉलिसी को बनाया गया था, और 14 फरवरी 2022 को गोवा का चुनाव था। सिंघवी ने कहा नहीं, एलजी ने 20/5/2021 को मंजूरी दे दी थी, मतलब 20 मई 2021 को दिल्ली के एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इन्होंने 5/7 बताया था, यानी 5 जुलाई को राजू ने बताया। राजू कौन है दोस्तों, आप जानते हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू। जी हां, SV फॉर विक्ट्री, SV राजू, जो ईडी की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से उधर जो याचिका दायर की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वहां पर देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ रहे हैं। और यहां पर जब पूछा गया कि यह पॉलिसी कब बनाई गई और गोवा का चुनाव कब था, उसकी तारीख क्या थी, यह पूछा गया जस्टिस खन्ना की तरफ से, तो सिंघवी ने बताया कि पॉलिसी 1 साल पहले बनी 2021 में। राजू ने बताया कि 7 जुलाई 2021 को यह पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया था, और 14 फरवरी 2022 को गोवा का चुनाव हुआ था। तो इस पर सिंघवी ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने राजू की बातों को काटते हुए, कि नहीं, एलजी ने यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 20 मई 2021 को इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। 20 मई 2021 को यह पॉलिसी बन गई थी। यह बात जस्टिस खन्ना ने राजू से पूछा कि क्या शिकायत दर्ज करने की कोई विशेष समय सीमा है, आप कोई शिकायत दर्ज करते हैं उसकी कोई स्पेशल टाइम लिमिट है क्या, यह पूछा गया। तो क्योंकि इसके बाद फिर जस्टिस खन्ना ने यह कहा कि समय की कमी के बारे में याद जस्टिस खन्ना यहां पर समय की कमी के बारे में याद दिला रहे हैं कि आपने बहस के लिए 1 घंटे के लिए समय मांगा था, मुझे लगा कि यह खत्म हो जाएगा, कल हमारे पास समय नहीं था, और इसीलिए आज आपको याद दिला रहा हूं कि यू हैव ओनली 1 आवर, 1 घंटे का समय है। ये आपको सिंघवी साहब, आपने 1 घंटे बहस के लिए मुझसे समय मांगा था, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, और 1 घंटे का समय खत्म ना हो जाए इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। और उधर सिंघवी फिर कहते हैं, माइटली ईडी इज अपोजिंग मी, ये जो ईडी जो है वो मेरा अपोज कर रही है। ये सारी बातें जो हैं ये सब इसलिए क्योंकि ये 1 घंटे से ज्यादा का समय चला जाए, लेकिन चूंकि ईडी मेरा विरोध कर रही है इसीलिए मुझे 1 घंटे से ज्यादा का समय भी चाहिए होगा। ये कह रहे हैं कि माइटली ईडी इज अपोजिंग मी, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाए, ईडी मेरा अपोज कर रही है, ईडी मेरी बातें सुन नहीं रही है, बीच बीच में अपोज कर रही है, तो मुझे और समय चाहिए होगा। यानी ये मामला और आगे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ही शानदार दलील यहां पेश की जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। शर्मित्रा जी। जी बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि कल अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 घंटे का वक्त मांगा था,
तो आज जिस तरह से बहस चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें पेश कर रहे हैं, शायद ईडी जो है अपना बचाव नहीं कर पा रही, इसलिए वो उन्हें बीच बीच में टोक रही है। और यहाँ पर जब जस्टिस खन्ना ने उनको याद दिलाया कि आपने कल 1 घंटे का वक्त मांगा था जो करीब करीब पूरा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो शक्तिशाली ईडी है वो मुझे रोक रही है, ये उन्होंने कहा है। ईडी के लिए उन्होंने शक्तिशाली शब्द का प्रयोग किया है। अदालत के सामने कहे गए एक एक शब्द का अलग ही मायने होता है राजीव जी। और यहाँ पर जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने अगर ईडी को माइटी बताते हुए और उसको शक्तिशाली बताया है, तो इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, ये इसको भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच सिंघवी ने ये बता दिया कि शरद रेड्डी ने 16 सितंबर और फिर 9 नवंबर को जो बयान दिए उसमें मेरा नाम यानी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। 16 सितंबर का जो बयान है वो कंसील कर लिया गया और उसके बाद 9 स्टेटमेंट उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद दिए, एक में भी मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं था, ये अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। यानी शरद रेड्डी को जो गिरफ्तार हुए उसके बाद 16 सितंबर के बाद जो 9 नवंबर को उन्होंने जो 2 बयान दिए और उसके बाद 9 बयान उन्होंने दिए, एक में भी उनका नाम नहीं था, यानी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था और 1 साल से ऊपर हो गया। कैन यू कंसील दीज 9 स्टेटमेंट्स? मतलब यहाँ अब ये ईडी से सवाल कर रहे हैं कि ये जो 9 बयान हैं, क्या आप उनको इस तरह से रख सकते हैं? ये अब इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो सकता है राजीव जी, देखना होगा कि अभी इसको सिंघवी और किस तरह से खींचते हैं और उनके कहे गए शब्दों का क्या असर आज अदालत में होता है। बिल्कुल, यहाँ पे बात फिर सिंघवी रख रहे हैं कि शरद रेड्डी के 16/9 के और 9/11 के बयान मेरे खिलाफ नहीं हैं। 16 सितंबर जो अभी आप कह रही थी, 16 सितंबर को शरद रेड्डी जो बयान देता है वो बयान और 9 नवंबर को जो बयान देता है वो बयान, ये दोनों मेरे खिलाफ नहीं हैं। 16 नवंबर का जो विवरण है वो मुझसे छिपाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 9 बयान दिए मेरे खिलाफ, यानी शरद रेड्डी जब गिरफ्तार होता है तो 9 बयान, वो उसके 9 बयान दर्ज किए जाते हैं और मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। 1 साल की अवधि में एक भी आरोप नहीं। क्या आप इन 9 कथनों को छुपा सकते हैं? 9 बयान और 9 बयान को आपने छुपाया है और ये बयान 9 बयान जो हैं ये आप पब्लिक में नहीं ला रहे हैं और 10वां बयान पब्लिक में ला रहे हैं जिसमें मेरा नाम है, लेकिन ये 10वां बयान कैसे आता है ये भी आप सब जानिए। ये सारी चीजें यहां पर रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मामला है, किसी अभियोजन शिकायत में इसे नहीं डाला गया। कह सकते थे कि हम उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस शरद रेड्डी को अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए जमानत मिल गई जिसका ईडी विरोध कर रही है। शरद रेड्डी को उसकी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए जमानत मिल जाती है, ये सब बात कही जा रही है। और सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि ईडी कह सकता था कि हम इन बयानों पर भरोसा नहीं करते, ये तय करना नहीं है कि कथन प्रासंगिक है या नहीं, छुपाने की बात कबूल है, यानी आप छुपा रहे हैं ये बात कबूल है यहां पे। और इतना ही नहीं, शरद ने पहले के बयान से बाहर बेहतर बयान दिया है। जस्टिस दत्ता यहां पे वो करते हैं, जस्टिस दत्ता यहां पर इंटरफेयर कर रहे हैं। पहली बार जस्टिस दत्ता, मैं इंतजार कर रहा था कि विद्वान जज, 2 विद्वान जज यहां पे बैठे हैं, जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना ही सवाल पे सवाल कर रहे हैं, जस्टिस दत्ता अभी तक क्यों नहीं आए? जस्टिस दत्ता यहां पे कह रहे हैं कि वे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। पूछ रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो कह रहे हैं नो दैट्स माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, सिंघवी कह रहे हैं। अमलेंदु जी, यही शिकायत है कि आपने 9 बयान लिए, आपने 10 बयान लिए और 10 बयान में से 9 बयान जो है वो आपने रिकॉर्ड पर नहीं रखे और 10वां बयान जो है उसको आप रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। जो 10 बयान, उसके 9 बयान है जिसमें वो नाम नहीं लेता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको आप रिकॉर्ड पर नहीं रख रहे हैं और 10वें बयान को आप रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। और जब वो 10वां बयान आप रिकॉर्ड पर ले लेते हैं उसके बाद उसको तुरंत जमानत मिल जाती है और आप उसकी जमानत का विरोध नहीं करते हैं। तो ये जो है वो एक तरीके से षड्यंत्र जो है ईडी किस तरीके से रच रही है, इसको जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। जी, अभिषेक मनु सिंघवी। यहाँ और क्या कुछ आया है सामने, मैं देख रहा हूं शर्मित्रा जी कुछ बताने जा रही हैं और आगे क्या कुछ है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही दिलचस्प केस। अब यहाँ पे जस्टिस राजू से कुछ सवाल भी किया जा रहा है, ये सब भी आएगा, लेकिन जस्टिस खन्ना जो हैं वो एसजी राजू से सवाल कर रहे हैं, वो सब भी। लेकिन यहाँ आगे क्या कुछ होता है जरा शर्मित्रा जी बताइए।
यहाँ पर राजीव जी सिंघवी जो है, अब वो शरद रेड्डी का स्टेटमेंट, जो गवाह, जो बयान उन्होंने जो दिया था उसको वो पढ़ रहे थे और उसमें वो बता रहे थे कि इसमें कुछ भी निश्चित है नहीं बताया गया है, कोई डेट नहीं है, कोई पता नहीं है इसमें, मतलब कोई और नो स्पेसिफिसिटी, नो और डेट, नो एड्रेस, मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी अच्छे से कुछ भी ब्यौरा नहीं दिया गया है और इसमें किसी से भी इसमें ये साबित नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल ने से मुझे पैसे मिले हैं। मतलब शरद रेड्डी ने ये कहीं नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को मैंने पैसे दिए या मुझे पैसे मिले। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से ये सवाल उठाया कि यहाँ पर सेक्शन 3 कहाँ है, यानी वो वापस पीएमएलए की सेक्शन 3 पर आ गए हैं, जिसके बारे में कल भी उन्होंने कहा था कि मुझे इस पर चर्चा करने के लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए, और अभी वो फिर उसी पर आ गए हैं और वो शरद रेड्डी के बयान को पढ़ रहे हैं और उसमें उन्होंने यही बताया कि 9 स्टेटमेंट जो पहले के दिए उसमें कहीं वो नहीं था, और 10वां स्टेटमेंट अभी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है कि ये फार इंप्रूव्ड स्टेटमेंट है। जो पहले के जो बयान थे, अब ये क्यों सुधारा हुआ बयान था या ये इंप्रूव्ड क्यों हुआ, किस वजह से ये इम्प्रोवाइजेशन किया गया, राजीव जी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि पहले के 9 बयान आपके अलग थे और 10वां बयान जो है वो एकदम से अलग और सुधारा हुआ कैसे है, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बताया गया है, एड्रेस कुछ नहीं बताया गया, ना ये बताया कि अरविंद केजरीवाल का इसमें पैसे से कोई लेन देन हुआ है। अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर उन्हें गिरफ्तार किस तरह से किया गया, इस उनके बयान शरद रेड्डी के बयान को किस आधार पर गिरफ्तारी का कारण बनाया गया, ये सवाल यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया। राजीव जी, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल